हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस वीकली करंट अफेयर्स सेशंस के एक और वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा अप्रैल 2024 के सप्ताह नंबर 4 के अंदर बनने वाले करंट अफेयर के सवालों को। तो चलिए डिस्कशन को हम शुरू करेंगे और आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि हमारे लिए इस सप्ताह के अंदर कौन कौन से सवाल बनते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर कोई नया स्टूडेंट जुड़ा है तो ये मेरा एप्लीकेशन है EDU24। इसको डाउनलोड करके एक बार आप एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर किसी भी वनडे एग्जाम की संपूर्ण तैयारी को कराया जाता है। इसके अंदर आपको आज तक के जितने भी अलग अलग एग्जाम्स के अंदर जीके जीएस के सवालों का कलेक्शन है उसको क्विज फॉर्मेट में इस कोर्स में दिया गया है। ऐसे ही इंग्लिश के क्वेश्चंस को आप इस कोर्स में देखेंगे और इसी प्रकार से आपको मैथ और रीजनिंग के भी कोर्स मेरे इस एप्लीकेशन पर नजर आएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको 4 कोर्सेज और मिलेंगे। कंप्लीट इंग्लिश, कंप्लीट मैथ, कंप्लीट रीजनिंग और कंप्लीट जीके का जो कवरेज है वो आपको मेरे इन 4 कोर्सेज के अंदर नजर आएगा, जिसके अंदर मैं डेली अपडेटेड वीडियोस आपके लिए अपलोड करता हूँ। बाकी ये हर एसएससी एग्जाम की टेस्ट सीरीज, हर रेलवे एग्जाम की टेस्ट सीरीज और बाकी के इंपॉर्टेंट कोर्सेज आपको इस प्लेटफॉर्म पर नजर आएंगे। तो चलिए भाई, इस अप्रैल मंथ के सप्ताह नंबर 4 का डिस्कशन शुरू करते हैं और पहला सवाल ये रहा आपके सामने। अप्रैल 2025 में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 को कहां आयोजित किया गया। अब आपको पता है कि जितने भी ये फेस्टिवल्स किसी भी आपके सेक्टर से संबंधित हैं, जैसे कि ये डिफेंस सेक्टर से संबंधित है, इसका नाम क्या है? कलाम एंड कवच। इसको बताइए कि कहां पर आयोजित किया गया। देखो, ये तो चलो इंपॉर्टेंट है कि आपसे ना इसकी लोकेशन पूछ ली जाए, लेकिन इनके ना हमें रोल भी पता होने चाहिए। जैसे कि हमारे देश के अंदर एक मुहिम चल रही है कि हमें सेल्फ रिलायंट बनना है, यानी कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, देश को आत्मनिर्भर बनाना है। तो इस गोल को डिफेंस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करके या फिर अलग अलग प्रकार के जो प्रोक्योरमेंट फर्म्स हैं उनको लाके हमारा देश एक आत्मनिर्भर भारत बने, उसके लिए ये डिफेंस सेक्टर में लाया गया एक इंपॉर्टेंट इवेंट है। अच्छा, यहीं पर मैं आप लोगों से अगर पूछूं कि इस आयोजन करे गए डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल का थीम क्या है, तो इसमें याद रखिएगा, सिक्योरिंग इंडियाज राइज थ्रू डिफेंस। ये इसका थीम है और इसका आयोजन कराया गया था भाई नई दिल्ली के अंदर। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ना एक आईडीएस है, आईडीएस जिसको इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ कहते हैं। उसके अंदर ये एक वॉरफेयर की स्टडीज को लेकर सेंटर का एक ज्वाइंट वेंचर है जिसको इसको आयोजित कराया गया। तो याद रखेंगे, इसके अंदर लैंड हो, एयर हो, सी हो, साइबर हो, स्पेस हो, नेशनल सिक्योरिटी हो, इनसे जितने भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं उनके इंटीग्रेशन पर ये क्या करता है? ध्यान देता है, एम्फसाइज करता है। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता। नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजित करा गया था। हमने थीम भी जान लिया, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा इसको कराया जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आपको नजर आएगा इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, इसके अंतर्गत इसको आयोजित कराया गया। तो याद रखेंगे इसको। चलिए भाई, अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में रहा, क्या रहा आपका? क्राउचफेल्स वैकब रोग मुख्य रूप से शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? इसको हम रखेंगे इंपॉर्टेंट कैटेगरी के अंदर। क्यों? क्योंकि दो लोग कहां पर? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर ऐसा माना गया कि वो इस डिजीज से क्या हुई है, उनकी डेथ हुई है, जिसको कहा जा रहा है क्रेचफेल जैकब रोग। तो ये एक बहुत ही रेयर और ऐसा डिसऑर्डर है जिसको ना क्योर ही नहीं करा जा सकता। इसकी वजह से डिमेंशिया हो जाता है। तो ये एक ब्रेन डिसऑर्डर है, ये मस्तिष्क को टारगेट करता है। तो इसके जो सिम्टम्स है ना वो वैसे ही होते हैं जैसे कि अल्जाइमर डिजीज के आपने सुने होंगे, लेकिन इसके अंदर जब किसी भी व्यक्ति को इस डिजीज को आप होता हुआ देखोगे तो उसकी डेथ बहुत तेजी से होगी। तो ये बहुत ही चर्चा में है। तो एटलीस्ट हमें इतना पता होना चाहिए कि ये कौन से शरीर के भाग से संबंधित है। ठीक है,
चलिए भी इसका नाम भी याद रखिएगा, ठीक है। इसका नाम क्या था आपका? क्रेeutzfeldt जैकब रोग। अगला सवाल है, किस राज्य ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 को जीता है? तो भाई इसमें एमपी को हरा दिया था इन्होंने 4-1 से, आपने सुना होगा, बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था। तो इसके विजेता कौन है? पंजाब है। और इसके रनर अप कौन है? मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश के अंदर जो ये मैच है इसका आयोजन कराया गया था, और मेजर ध्यानचंद के नाम पर आधारित एक हॉकी स्टेडियम है झांसी के अंदर, वहां पर ये आयोजित कराया गया था। पंजाब ने इसमें एमपी को हरा दिया, ठीक है। तो याद रखिएगा, पंजाब ने ये हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप होती है ना, इसका ये 5th टाइटल जीता है। तो ये भी पूछ लेते हैं कि कौन सा टाइटल जीता है, ठीक है। 2011 में शुरू हुआ था ये टूर्नामेंट। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं आपको ना, यहाँ पर एक नाम दिया गया है, क्या नाम है ये? लैप्टोब्रैकियम आर्टिनम आर्टियम। इस नामक की एक फ्रॉग स्पीशीज को रिसेंटली डिस्कवर किया गया है। अब आप लोग बोलोगे कि सर जी अब ये मेंढकों की नई प्रजाति ढूंढी जाएगी तो क्या हम उनको याद रखेंगे? यार हमारे देश के अगर किसी राज्य के अंदर लगभग 21 साल की एक लॉन्ग स्टडी के बाद अगर एक नई स्पीशीज को फाइनली इन्होंने डिस्कवर किया है तो यार वो इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो याद रखिएगा, ये असम के अंदर ये नया स्पीशी पाया गया। इसका नाम तो पता नहीं याद रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन एटलीस्ट याद रखिएगा लैप्टोब्रैशियम आरेटियम, ये मेंढक की संबंधित प्रजाति है, ठीक है। तो बहुत पहले से इसके ऊपर चर्चा चल रही थी, इसलिए आपका ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, यहीं पर एक और इंपॉर्टेंट सवाल मैं आप लोगों से पूछूंगा। असम के अंदर ना एक वेटलैंड है, इस वेटलैंड के पास ही इस नए फ्रॉग को इन्होंने ढूंढा है। तो वो वेटलैंड का नाम याद रखिएगा, दीपोर बैल। ये याद रखिएगा, दीपोर बैल करके एक वेटलैंड है, एक रमसार साइट है जहां पर इस नए फ्रॉग स्पीशीज को डिस्कवर किया गया है। चलिए अगला सवाल है, पीएम विद्यालक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पीएम विद्यालक्ष्मी स्कीम का उद्देश्य ही आपसे पूछ रहे हैं। अब आपने अगर किसी भी वनडे गवर्नमेंट एग्जाम के पेपर को उठाकर देखा होगा तो वहां पर जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स न्यूज में रहती हैं उनसे रिलेटेड वो आप लोगों से सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो हुआ क्या, ये चर्चा में क्यों है? तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, यानी कि जो सरकारी बैंक है, उन्होंने ना एक मुद्दा उठाया है कि भैया ये जो आपकी विद्या लक्ष्मी स्कीम थी इसको तो आप अच्छे से, कोई लोग इसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहा है, ये अच्छे से आपका काम ही नहीं कर रही है। तो ये जो स्कीम है ये पूरी की पूरी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसके अंदर जो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि काफी मेधावी होते हैं, मेरिटिशियस होते हैं, उनको ये फाइनेंशियल सपोर्ट करने की बात करता है, ठीक है। तो ये इसलिए चर्चा में थी, तो हमने इसका वो जान लिया कि ये मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और चर्चा में क्यों थी वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, किस भारतीय सशस्त्र बल ने मेघयान 25 नामक मौसम विज्ञान और महासागर विज्ञान संगोष्ठी के तीसरे संस्करण की मेजबानी करी है? वो कौन सी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस है जिन्होंने तीसरा एडिशन होस्ट किया है? किसका? मेट्रोलॉजिकल एंड ओशनोलॉजिकल सिंपोजियम, जिसका टाइटल क्या है? मेघयान 25। तो यार ये इंडियन नेवी ने, यानी कि भारतीय इंडियन आर्मी नहीं, इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना ने इसको क्या किया है? होस्ट किया। इसका 3rd एडिशन है। तो इसमें यही है कि भाई जो आ, मतलब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे है, आपको याद है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल। ये कई बार पूछा गया है, विश्व मौसम दिवस। तो इसको सेलिब्रेट करने के लिए ये इनका 3rd एडिशन इन्होंने यहाँ पर अपना आयोजित किया गया है, तो याद रखेंगे। खैर इसका जो उद्देश्य है वो यही है कि भाई हमारे देश के अंदर जो डिजास्टर से रिलेटेड बातें होती हैं उनको लेकर हम वार्निंग सिस्टम को और पुख्ता कर सकें। अगर कोई आपदा आने वाली है तो उससे पहले हम पहले से प्रिपेयर रह सकें, तो उससे संबंधित है ये, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ेंगे। भारत में ट्रेन में ऑटोमेटेड टेलर मशीन लगाने वाला पहला बैंक कौन सा है? भाई एटीएम। एटीएम की फुल फॉर्म यहाँ पर आपको पता चल गई है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। पूछा जा सकता है आपके एक पेपर में। तो वो कौन सा बैंक है जिसने ये जो अपना एटीएम है उसको एक ट्रेन के अंदर इंस्टॉल किया है? एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। याद रखिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी का सवाल है। तो ये पहला ऐसा बैंक बन गया जिसने एटीएम को भारत की ट्रेन के अंदर इंस्टॉल किया है।
तो मुंबई से जो मनमाड़ की एक पंचवती एक्सप्रेस जाती है उसमें इन्होंने इसको इंस्टॉल किया। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है सिल सिल्क यारा वैंड वर्कॉट सुरंग जो हाल ही में खबरों में रही कौन से राज्य में स्थित है? नाम क्या है? सिल्क यारा बैंड बारकोड टनल हाल ही में न्यूज में थी, बताइए कौन से राज्य के अंदर है? तो यार जो हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है ना, उन्होंने कहा कि भाई ये जो टनल है, इस टनल ने एक हिस्टोरिक माइलस्टोन कुछ हुआ है। ये लगभग 531 किलोमीटर लॉन्ग टू लेन बाई डायरेक्शनल टनल है जो कि एक पैसेज को तैयार कर रहा है। यमुनोत्री सेक्शन उत्तराखंड के अंदर ये आपकी बारकोट को, और एक और रीजन है सिल्कियारा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जो नाम है ना सिल्कियारा, सिल्कियारा को इससे कनेक्ट कर रही है बारकोट से, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये उत्तराखंड से संबंधित है भाई। इसकी लेंथ भी याद रख लीजिएगा, 531 किलोमीटर की बाई डायरेक्शनल टनल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, पूछ रहे हैं कि किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने अप्रैल 2025 में स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार के लिए ई सेहत ऐप को लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट है। कौन सा ऐप है? ई सेहत ऐप है। उस राज्य या यूटी का नाम बताना है जिसने अपने हेल्थ केयर एक्सेस को इम्प्रूव करने के लिए इसको लॉन्च किया है। तो वो राज्य जो कि बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहा है, जम्मू एंड कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर हैं कौन है? सभी को रटा हुआ होगा, उमर अब्दुल्ला। ठीक है, इनके द्वारा इस ई सेहत ऐप को लॉन्च किया गया सो दैट कि इनकी जो यूनियन टेरिटरी है उसमें हेल्थ केयर एक्सेस को इम्प्रूव किया जा सके। तो जम्मू कश्मीर के हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा इस ऐप को इन्होंने विकसित किया है। और ई सेहत का हो सकता है भाई ये आपसे फुल फॉर्म पूछ ले, तो ऐसे कभी कभी ये फुल फॉर्म रिलेटेड सवाल भी पूछ लेते हैं ना। ये है इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस के बाद मेरे को याद नहीं आ रहा है, इनेबलिंग हेल्थ एक्सेस ऐसे करके है, ई सॉल्यूशंस इनेबलिंग हेल्थ एक्सेस थ्रू टेक्नोलॉजी ऐसे करके है। तो याद रखोगे भाई, इसको जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लॉन्च किया गया था। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने बाली बालिकतन सैन्य अभियान के लिए अमेरिकी एंटीशिप मिसाइल सिस्टम NMESIS की तैनाती की पुष्टि करी है? भाई एक कंट्री ने हाल ही में ये कंफर्म किया कि उन्होंने क्या किया है ना, यूएस की एंटीशिप मिसाइल सिस्टम अपनी बालिकतन मिलिट्री एक्सरसाइज के अंदर डिप्लॉय करी है। तो भाई एक ऐसा देश जो कि ना चाइना के साथ बहुत ज्यादा ऐसे रहता है, वो देश है फिलीपींस। तो इन्होंने इसको डिप्लॉय किया है। ठीक है, इनकी एक्सरसाइज थी, इस एक्सरसाइज का भी अगर आप नाम याद रख सके, बाली कटान एक्सरसाइज करके है ये। और ऐसे सवाल पूछ ले जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। ऑपरेशन अटलांटा के तहत किस अंतरराष्ट्रीय नौसेना बल ने भारतीय नौसेना के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का प्रस्ताव रखा है? अंडर ऑपरेशन अटलांटा उस इंटरनेशनल नेवल फोर्स का नाम बताइए जिन्होंने एक ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज प्रपोज करी है इंडियन नेवी के साथ। तो जो भाई यूरोपियन यूनियन की नेवल फोर्सेस है ना, उन्होंने ये प्रपोज किया है कि भाई हमें क्या करना है, इंडियन नेवी के साथ एक्सरसाइज करनी है। और ये जो एक्सरसाइज इसको प्लान कर रहे हैं कि ये लगभग मई के महीने में 2025 के अंदर कराई जाएगी इंडियन ओशियन में, और साथ में रेड सी में भी। तो ये चर्चा में है। मुख्य उद्देश्य यही है कि भाई यूरोपियन यूनियन और भारत की जो नेवी है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से ये बढ़ा सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला सवाल है, पूछ रहे हैं किस भारतीय राज्य ने आधिकारिक तौर पर डीपीएस फ्लेमिंगो झील को संरक्षण रिजर्व के रूप में मंजूरी दे दी है? इंपॉर्टेंट है यार, डीपीएस फ्लेमिंगो लेक को ऑफिशियली अप्रूव कर दिया गया है एक कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में। तो भाई जो महाराष्ट्र की स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड है, उन्होंने ये अप्रूवल दिया है कि भाई इनका जो ये फ्लेमिंगो लेक है उसको एक कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण अभियान के रूप में इनको देखेंगे। तो ये पहला वेटलैंड है जिसको आप टीसीएफएस से लिंक कर रहे हैं। चलो ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज बन गई। द फर्स्ट वेटलैंड जिसको क्या करा गया है, लिंक करा गया है किससे? टीसीएफएस। टीसीएफएस है थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी।
सो दैट के प्रोटेक्शन वगैरह को वहां पर ध्यान दिया जा सके। तो याद रखेंगे इसको यार, इंपॉर्टेंट है। इसमें ना 17-18 फ्लेमिंगोज जो बर्ड होती हैं उनकी डेथ हो गई थी, तो उसकी वजह से ये एक इम्पोर्टेंट बात बन रही थी कि भाई इनको संरक्षित करने के लिए आप क्या स्टेप उठा रहे हैं। अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में रहा K2-18B क्या है? भाई इंपॉर्टेंट है ये। K2-18B जिसको रिसेंटली न्यूज में देखा गया, ये बताइए कि क्या है, चर्चा में क्यों है। तो हमारे साइंटिस्ट लगे रहते हैं हमारे स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए, अपने अलग अलग जो इनके पास दूरबीनें होती हैं, या फिर जो दूर की जो भी हेवनली ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ये देखते रहते हैं अपने अलग अलग सैटेलाइट्स के लिंक्ड, जो भी इनके ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं उनके जरिए। तो साइंटिस्ट ने ये पाया कि उन्हें ना ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या मिले हैं, संकेत मिले हैं, साइंस मिले हैं कि हो सकता है कि बाहर इस वाले प्लेनेट के ऊपर क्या हो, लाइफ हो। तो ये एक एक्सो प्लेनेट है, यानी कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर एक प्लेनेट है जिसके ऊपर इनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पक्का लाइफ हो सकती है। इसकी जो दूरी है ना वो हमारे पृथ्वी से 124 लाइट ईयर्स दूर है, लियो कॉन्स्टिलेशन में, ये भी याद रखिएगा। लियो कॉन्स्टिलेशन के अंदर ये एक एक्सो प्लेनेट है, इसको याद रखेंगे भाई। ठीक है, तो जो टेलीस्कोप है ना इनका, ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है, इसके जरिए इन्होंने इसके बारे में अनुमान लगाया, क्योंकि वहां पर ना कुछ कुछ चीजों की उपस्थिति के बारे में पता चला है कि भाई ये मिल गया है तो ये ह्यूमन ही इसको, या फिर मतलब कोई जीवित जीव ही इसको मतलब कुछ ऐसा है, वो कोई कंपोनेंट है, कोई कंपाउंड है, वो उन्हें मिला है, तो उसके लिए ये सोच रहे हैं कि वहां पर हो सकता है लाइफ हो। अगला है, हाल ही में अप्रैल 2025 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किन दो शास्त्रीय भारतीय ग्रंथों को अंकित किया गया है? भाई इंपॉर्टेंट है, कहने की जरूरत तो नहीं है। कौन से दो क्लासिकल इंडियन टेक्स्ट को रिसेंटली इंस्क्राइब किया गया है यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर के अंदर अप्रैल 2025 के अंदर? तो सबसे पहले तो इसमें आएगी हमारी श्रीमद् भागवत गीता, और दूसरा आएगा नाट्य शास्त्र। इन दोनों को रखा गया है, याद रखेंगे। अब नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखी गई थी, क्योंकि बताएगा, भरत मुनि के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, अब कल को ये आपसे यही पूछ लेंगे, तो ये इन्होंने इसको इंक्लूड किया है। और ये जो अनाउंसमेंट है वो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है ना, उन्होंने करी थी कि भाई ऐसे ऐसे करके हुआ है। चलिए भी आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल ये पूछ रहे हैं कि विश्व विरासत दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे के बारे में ये पूछ रहे हैं। इसको एक और नाम से जाना जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट साइट्स, मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, इस नाम से भी जाना जाता है इसको, आपके वर्ल्ड हेरिटेज डे को। इसको हर साल भाई 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अब उद्देश्य क्या है, सभी लोगों को पता है कि भाई इसके अंदर जो इंटरनेशनली मॉन्यूमेंट्स और साइट्स हैं उनको आपको क्या करना है, संरक्षित रखना है। ठीक है, अच्छा हमारे लिए थीम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर। कोई भी इंपॉर्टेंट डे अगर आपको देखने के लिए मिला ना, तो उसका थीम भी वो जारी करते हैं, तो थीम भी ये पूछ लेते हैं। तो ये है हेरिटेज अंडर अटैक फ्रॉम डिजास्टर्स एंड कन्फ्लिक्ट्स, डिजास्टर्स एंड कन्फ्लिक्ट्स। तो ये इन्होंने थीम दिया है भी आपके इस वर्ल्ड हेरिटेज डे का, जिसको हम 18 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। अगला सवाल है भाई, NISAR एक संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन है जिसे किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा विकसित किया गया है? क्या नाम है इसका? निसार। एक ज्वाइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन है जिसको कौन से दो दो स्पेस एजेंसीज के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो देखो निसार नाम से ही पता चल गया होगा, इसमें आ गया आपका नासा और इसरो। ठीक है, तो एक ज्वाइंट सैटेलाइट मिशन है हमारे नासा, यानी कि नासा हमारा क्या मतलब, जो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, और साथ में हमारा इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसको जून के अंदर ये लॉन्च करने की बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर से। जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है GSLV MK2 से इसको लॉन्च करेंगे। तो इसमें आपका आंसर कौन सा बन गया भाई? ये पहला वाला बन गया। ठीक है जी, अगला सवाल है, किस देश ने दुनिया का सबसे ऊंचा पुल, जिसे
हुआजियांग ग्रैंड कैनियस ब्रिज कहा जाता है को पेश किया है। इंपॉर्टेंट हो गया भाई। विच कंट्री इंट्रोड्यूस्ड वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज, जिसको किस नाम से जान रहे हैं? हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज। चाइना। नाम से ही आइडिया लग गया होगा आपको। तो चाइना ने इस ब्रिज को, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज है, उसको अनवील किया। एक सस्पेंशन ब्रिज है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन इसके ऊपर चल रहा है, तो याद रखेंगे इसको। चलिए अगला सवाल है, महादेव कोली जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? महादेव कोली ट्राइब को लेकर पूछ रहे हैं। तो ये एक स्टडी आई भाई अभी हाल ही में। उन्होंने कहा कि भाई स्टडी के अंदर ही कहा गया कि ये जो आपकी जनजाति, ये जो ट्राइब है, इसके अंदर ना बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मेडिकल प्लांट्स होते हैं, या फिर जो औषधि वाले नॉलेज होती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट लोग, ये लोग यूज करते हैं। और ये जो नॉलेज है, ये जो इनके टाइप के द्वारा ये ऐसी औषधि वगैरह को यूज करते हैं, उससे ग्लोबल क्लाइमेट को लेकर हम काफी यूजफुल रहेगा वो। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र के राज्य के अंदर पाई जाती है। और ऐसे स्टडी में अगर किसी भी आपको जनजाति जाति का सुनने के लिए मिल जाया करे, तो उसको याद रखेंगे। तो ये महादेव हिल्स करके पड़ती हैं महाराष्ट्र के अंदर, वहां पर ये पाई जाती हैं, जिसको आप पुणे में, स्पेशली पुणे के और आसपास उसके अहमदनगर और नासिक डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी दिखता है। तो महाराष्ट्र इसके अंदर करेक्ट रहेगा भाई। अगला सवाल है, छठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 कहां आयोजित की गई? वेयर वाज द सिक्स्थ एशियन अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 हेड? तो देखो इसके अंदर जो हमारे इंडियन एथलीट्स गए थे, उन्होंने 11 गोल्ड जीते भाई, और ये छठी थी। इसको 15 से लेकर 18 अप्रैल के बीच में आयोजित कराया गया था सऊदी अरेबिया में। तो कितने गोल्ड जीते हैं ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसमें अंडर 18 जो एथलीट्स होते हैं वो जाता है। अगला सवाल है, भूमि क्षरण और भूमि और मृदा उर्वरता हानि से निपटने के लिए हाल ही में ब्रिक्स देशों के द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? भूमि क्षरण यानी कि डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन, और मृदा उर्वरता यानी कि सॉइल फर्टिलिटी लॉस को निपटने के लिए ब्रिक्स देशों ने हाल ही में एक पहल शुरू करी है भाई। इसको ब्रिक्स लैंड रिस्टोरेशन पार्टनरशिप के नाम से जाना जा रहा है। उद्देश्य क्या है? वही है कि जो 11 मेंबर कंट्रीज हैं, वो क्या करेंगे, अपने अपने जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स हैं। अच्छा, इसका आयोजन कहां पर कराया गया था, कोई बताएगा? इसका आयोजन ब्राजीलिया के अंदर कराया गया था, जितने भी एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स होते हैं, और वहां पर इस पार्टनरशिप को इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथोपिया, यूएई, ईरान, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, ये सब आता है। तो हमारे जो भारत के कृषि मंत्री और रूरल डेवलपमेंट है मैंने मिनिस्टर है, कौन है? शिवराज सिंह चौहान जी, वो गए थे इसके अंदर। ठीक है, अगला सवाल है, अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 का मेजबान कौन सा देश है? इसका नाम याद रखिएगा, एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10। और ये पूछ रहे हैं कि कौन सी कंट्री इसको होस्ट कर रहा है। तो इंडियन एयरफोर्स ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था, और ये अप्रैल 21 से शुरू होगा और 8 मई तक चलेगा। कहां पर चलेगा? ये यूएई के अंदर इसका आयोजन कराया गया है। तो इसमें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो हमारे जो मिग 29 है, वो इसके अंदर जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल, भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर किस राज्य के अंदर है? इंडियाज फर्स्ट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, बताइए कि कौन से राज्य के अंदर वो आपको देखने के लिए मिलता है? तो ये तमिलनाडु के अंदर है यार। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें इतने रखते हैं, बाकी के जो सवाल है वो पीडीएफ में मैं डालकर दे दूंगा। अभी एक मेरे को थोड़ा सा खांसी टाइप का सा हो रहा है, मैं बाद में मिलता हूँ आपसे, ठीक है।